हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉलेट। एनसीईआरटी फिजिक्स के चैप्टर 5 में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम लोग एनसीईआरटी के 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। पहले टॉपिक में आपको मालूम है कि हमने मात्रक पद्धतियां ली थी, सेकंड टॉपिक में भौतिक राशियां ली थी, थर्ड टॉपिक में त्वरण एवं लिफ्ट संबंधी अवधारणाओं को समझा था और चौथे टॉपिक में हमने गुरुत्वीय त्वरण संबंधी अवधारणाओं को समझा था। आज जो मैंने टॉपिक लिया है ना, उस टॉपिक में मैंने मुख्य रूप से किसके एमसीक्यू लिए हैं? बल के एमसीक्यू लिए हैं। बल के साथ ही मैंने जोड़ा है घर्षण बल को, उसी का भाग है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। और इसके बाद में मैंने लिया है प्रकृति के मूलभूत बल। प्रकृति के कितने मूलभूत बल होते हैं मेरे दोस्तों? 4 मूलभूत बल होते हैं। 4 मूलभूत बल होते हैं। तो प्रकृति के 4 मूलभूत बल संबंधी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो आज की अवधारणा इन 3 टॉपिक्स को लेके होगी, इन 3 यूनिट्स को लेके होगी, ठीक है ना। ये अपना चल रहा है चैप्टर 5, ठीक है ना। तो चैप्टर 5 में मैंने एक तो लिया है बल, एक लिया है घर्षण बल और एक लिया है प्रकृति के मूलभूत बल। जो चैप्टर 6 आएगा ना इसके आगे, उसको मैं बता देता हूं आपको ताकि आप लोग तैयार रहे। चैप्टर 6 में मैंने 2 चीजों को लेकर ज्यादा चर्चाएं की है। एक तो मैं करूंगा आपके सामने अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, और इसके बाद में होगा आपका अपकेंद्रीय बल। तो वो जो टॉपिक होगा ना, वो कंप्लीट टॉपिक किसको लेकर होगा? अभिकेंद्रीय व अपकेंद्रीय बल, ठीक है ना। उसमें कोई दूसरे क्वेश्चन अपन नहीं डालेंगे, क्योंकि जिस टॉपिक को हम ले रहे हैं ना, उस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से अपर लेवल तक अपन जा रहे हैं, ताकि बाद में कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो। बात समझ में आ रही है? तो ये चैप्टर 5 है, बल संबंधी क्वेश्चन। गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। सभी अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्ती से पढ़ाई किया करो, बिल्कुल मस्त होकर। अब कोशिश करेंगे भाई कंटिन्यू क्लास करने की। अब कोशिश करेंगे कंटिन्यू क्लास करने की, ठीक है। थोड़ी ऑफलाइन क्लासों की वजह से, एप्लीकेशंस पर क्लासों की वजह से टाइम नहीं दे पाते यूट्यूब को, इसलिए बस, और कोई कारण नहीं है। तो शुरू कर रहा हूं पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु को विराम अवस्था को परिवर्तित कर देता है डैश कहलाता है? भार, बल, द्रव्यमान और संवेग। फटाफट कमेंट करके बताओ। देखिए, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की विराम अवस्था को परिवर्तित कर देता है, वह क्या कहलाता है? फटाफट बता दो। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। अब कमेंट करो। शाबाश, सभी का सही है, ठीक है ना। वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की विराम अवस्था को परिवर्तित कर दे, वह क्या कहलाता है? बल कहलाता है। आपको मालूम है। अब यहां पर चीज समझने लायक कुछ भी नहीं है, बाकी अपन समझते जाएंगे। आपको चाहे बल पूछे, ठीक है, आपको चाहे भार पूछे और आपको चाहे क्या पूछे? वजन पूछे। इन तीनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ध्यान रखना, इनका न्यूटन कौन सा मात्रक होता है? ऐसा ही मात्रक होता है। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा बी, सभी बच्चों का सही है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बल के संदर्भ में? बल के संदर्भ में अपने को असत्य कथन देखना है। बल एक सदिश राशि है, बल के लिए 2 वस्तुओं का होना आवश्यक है, बल के लिए छूना आवश्यक है और बल गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर सकता है। बताओ भाई कमेंट करके, सेकंड का कमेंट करके बताओ सारे बच्चे। बल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? शाबाश, 1-2 बच्चे गलत कर रहे हैं। देखो, बल एक सदिश राशि है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बल एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बल के लिए 2 वस्तुओं का होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। अगर एक वस्तु होगी तो खुद पर थोड़ा ना बल लगाएगी। बल के लिए मिनिमम कितनी वस्तुओं का होना आवश्यक है? 2 वस्तुओं का होना आवश्यक है। बल के लिए छूना आवश्यक होता है, बिल्कुल गलत है साहब, ये इसके लिए सही कथन नहीं है। बल गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर सकता है, बिल्कुल परिवर्तन करता है। तो इसमें जो सी है ना, ये बल के संदर्भ में सही नहीं है। तो सर क्या बल के लिए छूना आवश्यक नहीं होता है? हाँ, बिल्कुल नहीं होता है। अगर देखा जाए ना बल को, ये जो बल है ना, अनुभव के आधार पर बल 2 प्रकार का होता है, ठीक है। जिसके लिए छूना आवश्यक होना, वो तो होता है संपर्क बल, और जिसके लिए छूना आवश्यक नहीं होता है ना, वो होता है असंपर्क बल। ये संपर्क बल वो होता है ऐसा बल जिसके लिए छूना आवश्यक हो, और असंपर्क मेरे दोस्त वो होता है जिसके लिए छूना आवश्यक नहीं हो। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे ना, तो संपर्क बल में एक तो आता है तनाव बल आता है, ठीक है ना।
एक आता है अपना घर्षण बल आता है, ये घर्षण बल है ना, ये घर्षण बल एक प्रकार का संपर्क बल है। घर्षण बल के अलावा एक आता है अपने मनुष्यों में लगता है जिसे बोलते हैं पेशीय बल। बोलो भाई कौन सा बल? पेशीय बल। तो तनाव बल, घर्षण बल, पेशीय बल और एक आता है प्रतिक्रिया बल। बहुत सारे बल होते हैं, तो ये चारों के चारों है ना मेरे दोस्तों, ये चारों के चारों के लिए छूना आवश्यक होता है, और जिसके लिए छूना आवश्यक हो वो कौन से बल कहलाते हैं? संपर्क बल। असंपर्क बल वो होते हैं जो केवल कुछ कणों के माध्यम से कार्य करते हैं। किन कणों के माध्यम से कार्य करते हैं ये आगे अपन समझते चलेंगे, लेकिन जिनके लिए छूना आवश्यक नहीं होता है। तो सर ये कौन कौन से बल होते हैं? तो सर इनमें जो पहला बल होता है ना, उस बल का नाम है मेरे दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें जो दूसरा बल होता है उन बल का नाम है नाभिकीय बल, और इसमें तीसरा जो बल होता है उसका नाम है दुर्लभ बल, ठीक है, दुर्बल बल सॉरी। और एक बल और होता है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय बल। तो ये प्रकृति के चार मूलभूत बल होते हैं। तो ये जो चार मूलभूत बल है ना, इनके लिए किसी भी पिंड को, दो पिंडों को छूना आवश्यक नहीं है। तो बल के लिए छूना आवश्यक हो ये बिल्कुल असत्य कथन है, इसकी कंसेप्ट आप लोग ध्यान में रखना, मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं साहब, तीसरा देखते हैं, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बता दो। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है साहब। ये जो बल है ना बल, इस बल के देखा जाए तो दो मात्रक होते हैं, ठीक है। अगर बल का एसआई मात्रक अपन देखते हैं तो आपको मालूम है एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, आप सब जानते हो इसे। लेकिन कभी कभी क्या है ना, बल का सीजीएस मात्रक पूछ लेता है। तो अगर बल का सीजीएस मात्रक आपसे पूछे ना, तो बल का मेरे दोस्तों सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है, डाइन होता है। तो एक चीज का ध्यान रखना, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की घात 5 डाइन होते हैं। ये ध्यान रखना, 10 की घात 5 क्या होते हैं? डाइन होते हैं। और अगर इस प्रकार से पूछे कि एक डाइन में कितने न्यूटन है, तो एक डाइन में कितने न्यूटन है? 10 की पावर -5 न्यूटन है। ये ध्यान रखना, कभी कभी ये दोनों डिजिट उल्टी सीधी करके एग्जामिनर देता है। तो 1 न्यूटन पूछा है तो 10 की घात 5 क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा। अगर एक डाइन पूछता है एक डाइन में कितने न्यूटन है, तो 10 की पावर -5 न्यूटन हो जाता। चलते हैं अगला, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन साहब। निम्न में से कौन सदैव जोड़े के रूप में पाया जाता है या प्रकृति में अकेला नहीं रहता? बताओ कौन सदैव जोड़े के रूप में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है दाब, फिर है चाल, फिर है बल और फिर है आवेश। फटाफट कमेंट करके बताओ। कौन सदैव जोड़े के रूप में पाया जाता है? बिल्कुल सही है, कौन सदैव जोड़े के रूप में पाया जाता है? बल सदैव जोड़े के रूप में पाया जाता है। सर जोड़े के रूप में कैसे पाया जाएगा? क्योंकि बल के लिए एक चीज का ध्यान रखना, न्यूनतम 2 वस्तुओं का होना आवश्यक है, ठीक है ना। ये मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि नहीं बताया था? न्यूनतम 2 वस्तुओं का होना क्या है? आवश्यक है। 2 वस्तुओं का होना क्या है मेरे दोस्तों? आवश्यक है। और जो 2 वस्तुओं का होना आवश्यक है, इसका मतलब वो जोड़ा ही तो है। बाकी जोड़े के रूप में क्यों पाया जाता है ये अपन आगे समझते भी जाएंगे। ये एक तो कारण है और अपन समझते जाएंगे आगे। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन गलत है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, बल का एक अन्य मात्रक किलोग्राम गुरुत्वीय मात्रक कहलाता है, बल का विमीय सूत्र mLT-1 होता है, बल आकार आकृति में परिवर्तन ला सकता है। फटाफट कमेंट करके बताओ भाई कौन सा कथन गलत है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, मात्रकों का ही तो खेल है। शाबाश, सही बता रहे हैं कुछ। देखो ऐसा ही मात्रक न्यूटन ही होता है, लेकिन ये जो है ना, ये कथन गलत हो जाएगा सर। इस किलोग्राम है ना, किलोग्राम ये बल का मात्रक नहीं होता है। किलोग्राम वास्तव में मेरे दोस्तों किसका ऐसा ही मात्रक होता है? द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है। ये ध्यान रखना भाई, किलोग्राम किसका ऐसा ही मात्रक होता है? द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है। बाकी सारी कथन इसके सही हैं। तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा बी। 6 क्वेश्चन देखते हैं साहब, कुछ न्यूमेरिकल भी लिए हैं मैंने। 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर एक बल लगता है, उसके वेग को 5 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, तो लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं। 6 का कमेंट करके बताओ, हल्का सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है।
8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर एक बल लगता है, उसके वेग को 5 सेकंड में 30 मीटर से 40 मीटर कर दिया जाता है। सही है भाई, बिल्कुल सही है बात, ठीक है ना। देखो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, बल का एक सूत्र होता है, न्यूटन के द्वितीयक नियम से बल का एक सूत्र मिलता है, और बल होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है। और इसी को अपन शॉर्ट में लिखते हैं F बराबर ma, F बराबर ma, ये होता है, ठीक है। अब इसमें बल दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो पदार्थ के द्रव्यमान पर और एक इस पर निर्भर करता है त्वरण पर। अब जब हम ए जाएंगे ना तो ए निकलता है v माइनस यू अपॉन टी, ये अपना त्वरण निकलता है, आप लोग अपन इसे जानते हो बढ़िया तरीके से। तो मुझे एक चीज बताओ, एक वस्तु पर बल लगता है 5 सेकंड के लिए, तो मुझे बताओ इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले अपन त्वरण निकालते हैं। तो मुझे बताओ त्वरण कैसे निकालेंगे, 40 माइनस 30 बटा कितना 5, ठीक है ना। तो 10 अपॉन 5, तो 10 अपॉन 5 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मुझे बताओ F बराबर m कितना है 8 है, ठीक है ना। और अगर a कितना है, a है 2, तो कितना हो जाएगा 16 न्यूटन। आंसर क्या हो जाएगा 16 न्यूटन। तो छठवें का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी, बी हो जाएगा। त्वरण आपको सीधा नहीं देगा, त्वरण कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्जाम में, ध्यान रखना। अगला देखते हैं, 7वां क्वेश्चन क्या है साहब, बल की परिभाषा डैश से मिलती है, गति के प्रथम नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई बल की परिभाषा कहां से मिलती है, खूब बार एग्जाम में रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है ये। बल की परिभाषा कहां से मिलती है, बिल्कुल सही है। बल की परिभाषा कहां से मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है गति के प्रथम नियम से। कैसे मिलती है सर, गति के प्रथम नियम में न्यूटन साहब ने क्या कहा था भाई साहब, ठीक है ना, कि वह बाह्य कारक जो किसी भी वस्तु के जड़त्व में परिवर्तन कर दे, वह बाह्य कारक जो किसी भी वस्तु के जड़त्व में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे, या जो किसी भी वस्तु के जड़त्व को क्या कर दे, खत्म कर दे, वह बाह्य कारक क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो ये परिभाषा मिलती है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। लेकिन ध्यान रखना, न्यूटन के गति के तीसरे नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है, सॉरी दूसरे नियम से बल का क्या प्राप्त होता है, सूत्र प्राप्त होता है। तो बल का जो सूत्र प्राप्त है ना, ये सूत्र कहां से प्राप्त होता है, न्यूटन के दूसरे नियम से। अर्थात सर ये जो F बराबर ma का सूत्र है ना, ma का, यह कौन से नियम से प्राप्त होता है मेरे दोस्तों, दूसरे नियम से। ये ध्यान रखना भाई, कौन से नियम से प्राप्त होता है, दूसरे नियम से प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो बल की परिभाषा न्यूटन का प्रथम नियम और बल का सूत्र न्यूटन का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम या न्यूटन का दूसरा नियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं साहब क्या है, जमीन पर रखी किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में दो अलग अलग प्रकार के बल लगते हैं। एक 5 न्यूटन का बल है, ये पहला बल है, और दूसरा लगता है 10 न्यूटन का बल। तो निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, वस्तु पर कुल 2 बल आरोपित है, वस्तु पर कुल 4 बल आरोपित है, और वस्तु पर कुल 5 न्यूटन का बल आरोपित है। थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का। बताओ भाई 8वें में कमेंट करके, गलत नहीं बताएगा कोई भी। आठवें में कमेंट करके बताओ, जमीन पर रखी किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में 2 अलग अलग बल लगते हैं। पहले तो ये देखो कि वस्तु पर है ना, वस्तु पर कितने बल आरोपित हैं, वस्तु पर कितने बल आरोपित हैं। कुछ बच्चों का देखो सही है। एक चीज का ध्यान रखना, ये जमीन है और इस जमीन पर यहां पर ये वस्तु रखी गई है, ये वस्तु है। एक बल विपरीत दिशा में ये लग रहा है 5 न्यूटन का, ये हो जाएगा प्रथम बल। एक बल ये लग रहा है इसकी विपरीत दिशा में, ये बल हो जाएगा कितने न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है, ये बल हो जाएगा दूसरा बल। तो यहां तक कितने बल हैं, 2 बल हैं। अब मुझे एक चीज बताओ रे, इसमें जो एक नीचे जो बल लग रहा है ना, इसके स्पर्श क्षेत्रफल पर, वो कौन सा बल होता है, घर्षण बल होता है। गति के विपरीत कौन सा बल लग रहा है, घर्षण बल होता है। तो तीसरे नंबर का बल कौन सा हो जाएगा, घर्षण बल हो जाएगा। और कोई भी पिंड हो इस पृथ्वी पर, एक बल हमेशा पृथ्वी का काम करता है
और उस बल को क्या बोलते हैं भाई, गुरुत्वाकर्षण बल। तो कितने बल लग रहे हैं उस पर, टोटल 4 बल लग रहे हैं। तो दूसरा कथन एक तो सही हो जाएगा, और वस्तु पर कुल 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो बिल्कुल सही है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 5 ही तो आएगा। तो कहने का मतलब दूसरा और तीसरे कथन, इसमें दोनों के दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कुछ बच्चों का सही है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब, 10 किलोग्राम की एक वस्तु जो कि विराम अवस्था में है, ठीक है साहब, पर एक 50 न्यूटन का बल 2 सेकंड के लिए लगता है, तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। फटाफट कमेंट करके बताओ भाई, फटाफट कमेंट करके बताओ। त्वरण पूछा है। सही है, सही है, सही है, बिल्कुल ध्यान देना इधर। एफ बराबर क्या होता है, एम गुना ए। तो इसमें ए निकालना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम हो जाएगा। एफ कितना है साहब, 50 न्यूटन है, और एम कितना है, 10 है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण पूछा है तो बल के सूत्र से द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं और त्वरण भी निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है साहब, बल की मान प्राप्त करने का सूत्र न्यूटन का कौन सा नियम देता है। अब की बार सूत्र की बात कर रहा है, तो मान प्राप्त करने का सूत्र कौन सा नियम देता है। बल का मान प्राप्त करने का सूत्र कौन सा नियम देता है। बिल्कुल सही है भाई, बल का मान प्राप्त करने का सूत्र कौन सा नियम देता है, गति का दूसरा नियम। वेरी गुड। और गति का प्रथम नियम क्या देता है, गति का प्रथम नियम क्या देता है भाई, गति का प्रथम नियम देता है बल की परिभाषा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। और गति का दूसरा नियम क्या देता है भाई, गति का दूसरा नियम देता है बल का सूत्र। ठीक है, बल का सूत्र, दोनों ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वें नंबर पर देखो, किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के डैश और उसके डैश के गुणनफल के बराबर होता है। फटाफट कमेंट करके बता दो, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम नहीं लगाओगे इस पर। 11वें नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल सही है भाई। बल की बात कर रहा है तो मुझे बताओ, बल की जब बात करेगा तो बल दो ही वस्तुओं का तो गुणनफल होता है। किस किस का गुणनफल होता है, वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का त्वरण। तो वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का त्वरण, बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देते हैं 12वां क्वेश्चन। सभी का सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से कौन सा बल का मान प्राप्त करने के लिए सही सूत्र है। बताओ भाई, अभी अपन ने इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किया था। कौन सा सही सूत्र है बल का मान प्राप्त करने का। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। कौन सा सही सूत्र है, ए आ जाएगा, एफ बराबर एम ए। ध्यान रख लेना, दोबारा देख लो एक बार। बल बराबर क्या होता है, एफ गुना बल बराबर क्या होता है, एम गुना ए। और अगर आपसे पूछे भार बराबर क्या होता है, तो भार बराबर क्या होता है, बताओ भार बराबर। तो भार बराबर होता है एम गुना जी। ये चीज का ध्यान रखना आप। भार में गुरुत्वीय त्वरण शामिल होता है और बल में है ना, ये केवल त्वरण शामिल होता है। 13 देखो, अनुभव के आधार पर बल डैश प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ भाई, अनुभव के आधार पर बल कितने प्रकार का होता है। प्रकृति के मूलभूत बल 4 होते हैं, अनुभव के आधार पर पूछा है। देखते हैं, एक बार अपन देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। एक बार मैंने एनसीईआरटी की स्लाइड आपके लिए खोली है। अनुभव के आधार पर बल 2 प्रकार का होता है। एक तो कौन सा है, संपर्क बल, और एक कौन सा है, असंपर्क बल। ये असंपर्क बल कहलाता है क्षेत्रीय बल। संपर्क बल वो है मेरे दोस्त जिसके लिए कोई ना कोई चीज को छूना आवश्यक हो, ये मैंने पहले ही बताया। और असंपर्क बल वो है जिसके लिए किसी भी चीज को छूना आवश्यक नहीं हो। तो कितने प्रकार का होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है संपर्क बल और एक होता है असंपर्क बल। तो इसका राइट आंसर तो देख लेते हैं, 2 हो जाएगा। अब जिसके लिए छूना आवश्यक होना वो कौन सा है, 1 नंबर पर है पेशीय बल, पशु और मनुष्य में लगता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशु और मनुष्य में लगने वाला बल कौन सा है, पेशीय बल। किसके अंतर्गत आ जाएगा, संपर्क बल के अंतर्गत। इसके बाद में कौन है, घर्षण बल। इसके बाद में तनाव बल और इसके बाद में प्रतिक्रिया बल। ये चारों के चारों जो बल है ना, ये चारों के चारों बल संपर्क बल है।
छूना आवश्यक नहीं हो तो पहला कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल है, फिर कौन सा है, विद्युत बल है, फिर कौन सा है, चुंबकीय बल है, और फिर कौन सा है, नाभिकीय बल है। और ये जो चारों के चारों बल है जिनके लिए छूना आवश्यक नहीं हो, यही होते हैं प्रकृति के मूलभूत बल। ये ध्यान रखना भाई, यही क्या होते हैं भाई, प्रकृति के मूलभूत बल। तो अनुभव के आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं, एक तो संपर्क बल और एक असंपर्क बल। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और अपनी नोटबुक में इस चीज को उतार लेना आप। ये एनसीईआरटी है भैया, एनसीईआरटी की थ्योरी है ये। चलते हैं अगला। अगला देखो क्या कर रहा है सब, निम्न में से कौन एक संपर्क बल के अंतर्गत नहीं है? अब बताओ फटाफट कमेंट करके, कौन एक संपर्क बल के अंतर्गत नहीं आता है? शाबाश, बिल्कुल सही है। कौन सा नहीं आता है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा कौन सा है असंपर्क बल? एक है नाभिकीय बल, इसके अलावा एक है दुर्बल बल, और इसके अलावा मेरे दोस्तों एक है विद्युत चुंबकीय बल। बोलो चारों के चारों बल होते हैं कि नहीं होते? यही होते हैं प्रकृति के मूलभूत बल, विद्युत चुंबकीय बल। और बाकी ये जो तनाव बल है, ये घर्षण बल है, ये पेश बल है, ये कौन से बल आते हैं? संपर्क बल के अंतर्गत आते हैं। इनके लिए छूना आवश्यक होता है, और असंपर्क बल के लिए छूना आवश्यक नहीं होता है। अगर पृथ्वी इसको अगर अपनी ओर खींच रही है, ठीक है ना, तो इसके लिए छू तोड़ी रही है, किन्हीं कणों के माध्यम से इसे अपनी ओर खींच रही है, तो जिसके लिए छूना आवश्यक नहीं हो वो कौन सा बल होता है? असंपर्क बल होता है। देखते हैं अगला 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब घर्षण बल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे सर। घर्षण बल से संबंधित निबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह हमेशा गति का विरोध करता है, यह हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है, यह संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यह प्रकृति पर निर्भर करता है। बताओ भाई कमेंट करके, 15वें का कमेंट करके बताओ कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखो आप दो ऑप्शन में तो बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं हो। घर्षण बल है ना गति का विरोध करता है, ये बात बिल्कुल सही है। घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो अब दो ऑप्शनों में जरा चर्चा करते हैं। यह संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है या प्रकृति पर निर्भर करता है? इसके लिए मैंने कुछ एनसीईआरटी से आपके लिए मैटर देखा है, एक बार आप उसको पढ़ो देखो, फिर ये क्वेश्चन होगा। ये देखो घर्षण बल के लिए एनसीईआरटी क्या क्या लाइनें लिखती हैं, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी की बुक से लेता हूं मैं सारे के सारे, ठीक है। ये सारे के सारे थ्योरी किससे लेता हूं? एनसीईआरटी की बुक से लेता हूं मैं, ठीक है भाई। देखो और वहीं से क्वेश्चन उठाता हूं, जो एग्जाम में आए हुए हैं वो भी वहीं से आते हैं। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल लगता है, यह बल गति में वस्तु का विरोध करता है, क्योंकि इस बल की दिशा वस्तु की दिशा के विपरीत होती है। यह कभी नष्ट नहीं होता, यह ताप या ऊर्जा में बदलता है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है ना। घर्षण बल कभी नष्ट नहीं होता, यह किस ऊर्जा में बदलता है? ताप या ऊर्जा में। अनियमित सतह से घर्षण बल उत्पन्न होता है। घर्षण बल संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यह प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहां पर ये जो है ना, ये सी कथन इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यह केवल और केवल प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ऐसे देखो, इधर लग रहा है बल इस डायरेक्शन में और गति हो रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन घर्षण लग रहा है विपरीत साइड में। तो विपरीत साइड में जो बल लग रहा है ना, यही तो क्या हो जाएगा? घर्षण बल हो जाएगा। तो इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। घर्षण बल कभी नष्ट नहीं होता, यह ताप या ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आगे इसकी कंसेप्ट एक जगह और आएगी, वहां पर और बताऊंगा मैं आपको। तो 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखते हैं साहब क्या कह रहा है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक बल लगता है, ठीक है साहब, जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है ना, वही क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। भाई क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। तो गति का जो विरोध कर रहा है वो कौन सा बल होता जाएगा? घर्षण बल हो जाएगा। तो 16वें का राइट आंसर क्या है? बी है। 17वें में देखते हैं, डैश की दिशा सदैव वस्तु की दिशा के विपरीत होती है। बताओ कमेंट करके, सब जानते हो आप। वस्तु की दिशा के विपरीत दिशा किसकी होती है? वस्तु की दिशा के विपरीत दिशा किसकी होती है? 17वें में बताओ किसकी होती है? घर्षण बल की होती है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या है साहब? घर्षण बल के कारण निम्न में से कौन सी घटना घटित होती है? मनुष्य का सीधा खड़ा रहना, मनुष्य का चल पाना, सड़कों पर पहियों पर बल लगने वाला बल और उपरोक्त सभी। तो कौन सी घटना घटित होती है? दैनिक जीवन में घर्षण बल की 1000 घटनाएं घटित होती हैं।
इसलिए घर्षण बल इंपॉर्टेंट भी है और कुछ अवस्थाओं में है ना घर्षण बल सही नहीं है। तो हर चीज के कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डिमेरिट्स होते हैं। शाबाश, बिल्कुल सही है। सारी की सारी घटनाएं किसकी वजह से होगी? घर्षण बल की वजह से ही होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम दलदली सड़कों पर फिसलते क्यों हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, आपेक्षिक वेग, घर्षण की कमी और घर्षण की अधिकता। बताओ भाई कमेंट करके। दलदली सड़कों पर फिसलने का प्रमुख कारण क्या है? दलदली क्षेत्रों पर या सड़कों पर फिसलने का प्रमुख कारण क्या है? बिल्कुल सही है, घर्षण की कमी के कारण। घर्षण की कमी के कारण ही अपन फिसलते हैं। ठीक है भाई, घर्षण की कमी के कारण ही अपन फिसलते हैं। जैसे मान लो एक सड़क है, ठीक है, और एक बर्फ है, तो ज्यादा फिसलन कहां पर होती है? बर्फ पर, क्योंकि इसका जो घर्षण है ना ये कम है। ठीक है, और सड़क है ना, सड़क की खुरदरी इसलिए बनाई जाती है ताकि इसका अधिक क्या हो? घर्षण हो, अधिक घर्षण हो। तो चलने के लिए अधिक घर्षण होना जरूरी है। चलें आगे। 20वें नंबर पर देखो, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। ठीक है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती और बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बताओ भाई कमेंट करके 20वां नंबर पर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों है? बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है? कम होता है। तो घर्षण कम होगा तो चलना भी उतना ही क्या होगा? कठिन होगा, और घर्षण ज्यादा होगा तो चलने में उतनी ही अपने क्या होगी? सहूलियत होगी। 21वें नंबर पर देखते हैं साहब। 21वां नंबर क्या कहता है? रोड़युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ मुलायम व स्पंजी होती है जबकि रोड़ी कठोर होती है। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है और इनमें से कोई नहीं। देखिए बताओ एक बार, घर्षण बल से ध्यान रखना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जिनमें ऑप्शन लंबे लंबे होते हैं, लेकिन अगर एक बार पढ़ने लगोगे ना तो इनमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, क्योंकि इनमें ज्यादातर अपनी डेली रूटीन से क्वेश्चंस आते हैं जो अपन डेली करते हैं ना, वो घर्षण बल ही तो है। 21वें बताओ। बिल्कुल सही है। देखो, रोड़युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन है, तो एक तो बर्फ की बात की है और एक रोड़ी की बात की है। तो मुझे तो इतना बता दो यार, ये तो बर्फ है, ठीक है, और ये क्या है? रोड़ी है। तो रोड़ी का अगर देखा जाए तो इसका घर्षण क्या है? घर्षण बिल्कुल ही क्या है इसका? बोलो भी, घर्षण इस पर क्या है? अधिक है। ठीक है, और बर्फ देखा जाए तो बर्फ पर घर्षण बिल्कुल ही क्या है? कम है। ठीक है, तो पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य, ठीक है, घर्षण बल की तुलना में क्या होता है? कम होता है। बर्फ वाला कम ही तो देखा अपन ने, तो इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां देखो क्या कह रहा है। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि, कमेंट करके बताओ भाई। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, बताओ। सही है भाई, सही है। देखो पहला देखते, जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकार होता है। लुढ़कन अवस्था का घर्षण फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। अगला देख लेते हैं, मतलब लुढ़कन अवस्था का घर्षण है ना, फिसलन अवस्था की
फिसलन अवस्था के घर्षण की तुलना में बहुत कम होता है। खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में अधिक होता है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक चीज का आप लोग ध्यान रखना भाई, मैं आपको बता देता हूं, जो घर्षण बल है ना, घर्षण बल, ये घर्षण बल तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है स्थितिज घर्षण, स्थितिज घर्षण। दूसरे नंबर पर एक घर्षण होता है सर्पी घर्षण, और तीसरे नंबर पर एक घर्षण और होता है जिसे बोलते हैं लोटनिक घर्षण। ठीक है, लोटनिक घर्षण। स्थितिज घर्षण को मतलब किसी भी चीज को उठाकर अपन दूर करते हैं तो वो ज्यादा मान होता है इसका, इससे कम मान होता है सर्पी घर्षण। सर्पी का मतलब किसी भी चीज को सरका कर ले जाना, तो सरका कर ले जाने में कम बल लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें घर्षण बल क्या होता है, घर्षण जो है ना इससे क्या होता है, कम होता है। और लोटनी का मतलब उसको गुड़ा कर ले जाना, लुढ़का कर ले जाना। तो ये तीनों ध्यान रखना आप। सबसे ज्यादा घर्षण बल किसका होता है, स्थितिज घर्षण का, और सबसे कम घर्षण किसका होता है, लोटनी घर्षण का। तो इसी लोटनी घर्षण को बोला जाता है लुढ़कन अवस्था का घर्षण। इस क्वेश्चन में इसी को क्या बोला गया है भाई, लुढ़कन अवस्था का घर्षण। बोलो समझ में नहीं आई बात, लुढ़कन अवस्था का घर्षण। और इसी सर्पी घर्षण को यहां पर बोला गया है फिसलन अवस्था का घर्षण, फिसलन अवस्था का घर्षण। तो देखो, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम है, बिल्कुल सही है। सर्पी घर्षण का बल लोटनी घर्षण से कम होता है, इसलिए सिलेंडर को भी ध्यान रखना, सिलेंडर को उठाकर ले जाने के बजाय उसे लुढ़का कर ले जाना अपने लिए क्या होता है, आसान होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, अपने नोटबुक में इसे नोट कर लेना। और आगे बता दूंगा मैं आपको। अगला देखो साहब 23वें नंबर का, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि बताओ भाई कमेंट करके, ध्यान से पढ़ना ऑप्शन को। देखो कुछ बच्चों का सही है, भरी हुई गाड़ी को चलाने से उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत का धक्का देना पड़ता है। चलायमान वस्तु का भार कम हो जाता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। मुझे बताओ इसमें कहना क्या चाहता है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अधिक ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई ट्रक है, ठीक है ना, तो उस ट्रक को अपन धक्का दे रहे हैं, तो धक्का दे रहे हैं तो वो स्टार्ट होगा, वो चलेगा आगे, ठीक है ना। तो चलने के बाद में अपने को कम बल लगाना पड़ेगा, जबकि उसको स्टार्ट करने के लिए अपने को ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि चलने के बाद है ना घर्षण क्या होता है, कम होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है मुझे बताओ, चलायमान वस्तु का भार कम हो जाता है। भार कम कैसे होगा, ठीक है ना, ट्रक भरा हुआ है तो खड़ा ट्रक है उसका भार भी उतना ही है, और चलने के बाद भी भार भी उतना ही है। तो कुछ बच्चों ने ए बताया, तो ए तो हो ही नहीं सकता। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, सर प्रारंभ में कैसे फिसलेंगे पहिए, वो तो चलेंगे ही ना, ठीक है ना। और ये तीनों ऑप्शन इसके गलत हैं, ये तीनों ऑप्शन इसके गलत हैं। इसका आंसर एक ही सही है कि चलने के बाद में घर्षण क्या होता है, कम होता है। ये ध्यान रखना आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घर्षण बल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, घर्षण बल कभी भी नष्ट नहीं होता, यह डैश में परिवर्तित हो जाता है। इंपॉर्टेंट लगा दो और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। घर्षण बल कभी भी नष्ट नहीं होता, तो बताओ यह किस में परिवर्तित हो जाता है। शाबाश, कुछ बच्चों का सही है। घर्षण बल किसमें परिवर्तित हो जाता है, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। भाई दो चीजों के बीच में घर्षण लगेगा तो मुझे बताओ हीट बनेगी कि नहीं बनेगी, तो उसी को तो अपन तापीय ऊर्जा कहते हैं। तो घर्षण बल कभी भी समाप्त नहीं होता, घर्षण बल हमेशा तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वें नंबर पर देखो, निम्न में से कौन घर्षण बल के मान के आधार पर सही अवरोही क्रम है। बताओ भाई सही अवरोही क्रम कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा किसका है और सबसे कम किसका है, उसको देखो आप 25वें में।
देखो मैंने बताया था पहला क्या है, स्थितिज घर्षण, सबसे ज्यादा स्थितिज घर्षण है, सही है। लोटनी नहीं, ये नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। लोटनी पहले बिल्कुल ही नहीं आ सकता। सर्पी घर्षण, सर्पी जो घर्षण है ना पहले बिल्कुल ही नहीं आ सकता, पहले तो स्थितिज आएगा। तो स्थितिज घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका सर्वाधिक घर्षण होता है, इसका न्यूनतम घर्षण होता है। इसका न्यूनतम घर्षण होता है और इसका सर्वाधिक घर्षण होता है। जितना ज्यादा, सबसे ज्यादा घर्षण होगा ना उसमें बल भी उतना ही ज्यादा चाहिएगा, और जितना कम घर्षण होगा ना बल की मात्रा भी उतनी ही कम होगी, ये ध्यान रखना भाई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारी कंसेप्ट आपके क्लियर हो गई है। स्थितिज घर्षण का मान ज्यादा, सर्पी घर्षण का मान उससे कम और लोटनी घर्षण का मान सबसे कम होता है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वें नंबर पर देखो साहब, स्थितिज घर्षण का अधिकतम मान डैश कहलाता है। बताओ भाई, स्थितिज घर्षण का अधिकतम मान डैश कहलाता है। स्थितिज घर्षण का अधिकतम मान डैश कहलाता है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितने का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसे नोटबुक में उतार लेना वीडियो खत्म होने के बाद में। स्थितिज घर्षण का जो अधिकतम मान है ना, ये सर ये क्या कहलाता है, ये सीमांत घर्षण कहलाता है। तो मैं आपको बताता हूं आज सीमांत घर्षण होता क्या है, ध्यान से देखना जरा। मुझे बताओ सीमांत घर्षण क्या होता है। जैसे मान लो कोई ट्रक खड़ा है, समझना सीमांत घर्षण क्या है। ट्रक खड़ा है, अपन 4 लोग मिलकर है ना उस पर बल लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं उसको, तो वो अपन जोर लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, वो नहीं चल रहा। फिर अंत में अपन एक साथ और जोर लगाते हैं तो वो चलता है। समझ में आ गया बात, वो क्या होता है, चलता है। तो जिस समय ये चलता है ना उसे ही बोलते हैं सीमांत घर्षण। उसे क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण। मतलब उस सीमा तक ये घर्षण करता रहा है, तो मतलब सीमांत घर्षण के बाद में जस्ट है ना कोई भी पिंड फटाफट गतिशील अवस्था में आ जाता है। समझ में आई बात। तो किसके बाद में गतिशील अवस्था में आ जाता है, सीमांत घर्षण के बाद में। जैसे मान लो ये इस पर मैं बल लगा रहा हूं, नहीं हिल रहा है, फिर ये लास्ट में हिल जाता है, तो वो जो है ना लास्ट में गतिशील अवस्था से पहले जो अवस्था आती है ना उसे बोलते हैं सीमांत घर्षण। क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण। तो ये सीमांत घर्षण होता क्या है, ये सीमांत घर्षण क्या होता है, वस्तु के, बोलते जाओ साथ साथ, बोलते जाओ साथ साथ, वस्तु के गतिशील होने से पहले, वस्तु के गतिशील होने से पहले की अवस्था, वस्तु के गतिशील होने के पहले की जो अवस्था है ना, यही पहले की अवस्था क्या कहलाती है, सीमांत घर्षण कहलाती है। ये ध्यान रखना भाई, पहले की अवस्था क्या कहलाती है, सीमांत घर्षण कहलाती है। बात समझ में नहीं आई। इसका एक क्वेश्चन आगे और है, वो जरा सा घुमा फिरा कर इसने क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखना आप लोग। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए डैश की जरूरत होती है, सर्पी घर्षण, सीमांत घर्षण और लोटनी घर्षण, इनमें से कोई नहीं। गति में लाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, गति में लाने के लिए, शाबाश बिल्कुल सही है, किसकी आवश्यकता होती है, सीमांत घर्षण की। अब मुझे बताओ, सर्पी घर्षण के द्वारा भी अपन गति में लाएंगे, लोटनी घर्षण से भी अपन किसी भी चीज को गति में लाएंगे, लेकिन गति में लाने के लिए वो तो बाद की अवस्था है। गति में लाने के लिए किसकी बात होती है, सीमांत घर्षण की आवश्यकता होती है। गति में लाने के लिए सीमांत घर्षण की आवश्यकता होती है। देखो पिछले वाले स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया, वस्तु के गतिशील होने से पहले की अवस्था ही सीमांत घर्षण है, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान में। अब देखते हैं 28वां क्वेश्चन। सामान्यतया ट्रेन की गति अधिक होती है पानी में चलने वाले जहाजों के बजाय, क्योंकि लोटनी के घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है, सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण से कम होता है, सर्पी घर्षण लोटनी घर्षण दोनों का मान बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करके बताओ, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है ये। ट्रेन की गति अधिक होती है पानी में चलने वाली जहाज के बजाय, राइट आंसर कम बच्चों का आया है। देखते हैं क्वेश्चन। इसमें साहब 2 चीजों की लेकर बात की है, एक तो पूछा है ट्रेन की गति, और इस ट्रेन की गति का कंपैरिजन एग्जामिनर ने किया है जहाज की गति से। ट्रेन की गति का कंपैरिजन किससे किया है, जहाज की गति। ट्रेन की गति में जो बल लगता है उस घर्षण बल का नाम है लोटनिक घर्षण, ठीक है भाई, लुडकन घर्षण। और जहाज की गति में जो बल लग रहा है उस बल का नाम है सर्पी घर्षण। कौन सा घर्षण, सर्पी घर्षण।
तो लोटनी घर्षण से ट्रेन चलती है और सर्पी घर्षण से कौन चलती है, जहाज चलती है। तो मुझे बताओ ज्यादा मान किसका होगा, ज्यादा मान किसका होगा, सर्पी घर्षण का होगा, सर्पी घर्षण का होगा। तो देखते हैं लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है, ठीक है ना, और सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण से क्या होता है, कम होता है। तो बराबर वाला तो वैसे भी नहीं आएगा। तो देखो मुझे बताओ सर्पी घर्षण का मान ज्यादा है, ठीक है ना, देख लेते हैं। सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण से कम होता है, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से क्या होता है, कम होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोटनी घर्षण का मान ट्रेन की गति है ना, जो लोटनी घर्षण से चल रही है, इसका मान कम है किससे, सर्पी घर्षण से, जिससे कौन चल रही है, जहाज चल रही है। जहाज जब चलती है ना तो वो सर्पी घर्षण है पानी के ऊपर, और जब ट्रेन चलती है ना तो पहिए वाली जो गति है ना, पहिए वाली गति, वह लोटनी घर्षण है। साइकिल की गति का भी, साइकिल भी गति भी किसका उदाहरण होती है, लोटनी घर्षण का उदाहरण होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29वें नंबर पर देखो, साइकिल के चक्के में, पंखे में, मोटर में, बेरिंग में, मोटर में बेरिंग का प्रयोग होता है, क्योंकि यह सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलती है, लोटनी घर्षण को सर्पी घर्षण में बदलता है, सीमांत घर्षण को सर्पी घर्षण में बदलता है। बताओ भाई कमेंट करके। बेरिंग का प्रयोग क्यों होता है, बेरिंग का, बिल्कुल बढ़िया बात की है एग्जामिनर ने, ठीक है भाई। किसके प्रयोग की बात की है, बेरिंग का प्रयोग क्यों होता है। देखो एक चीज का ध्यान रखना, जो बेरिंग है ना, बेरिंग, यह बेरिंग किस घर्षण पर काम करता है, लोटनिक घर्षण पर कार्य करता है। ये किस पर कार्य करता है, लोटनी घर्षण पर। तो सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलता है ये बेरिंग, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यह सर्पी घर्षण को किस में बदलता है, लोटनी घर्षण में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई पर उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो बल को उठाने में न्यूनतम डैश बल के समान होता है, मतलब जो बल लगाया है ना, ये m द्रव्यमान वाली वस्तु है और यह h ऊंचाई पर रखी गई है, तो इसको उठाने में जो बल लगेगा ना, वो बल कितना लगेगा, ये एग्जामिनर पूछ रहा है। इसको उठाने में जो बल लगेगा वो बल कितना लगेगा, जमीन से होने वाली दूरी के बल के समान होगा, वस्तु के वजन के समान होगा, प्रयुक्त बल के समान होगा, वस्तु की ऊंचाई के समान होगा। सही है, बिल्कुल सही है भाई। कुछ बच्चों का बिल्कुल सही है, कुछ बच्चों ने गलत किया है। वस्तु के वजन के समान होगा, ठीक है ना। ऊंचाई का संबंध और दूरी का संबंध यहां पर नहीं है। जितनी वस्तु में वजन होगा उतना ही बल लगेगा। अगला देखते हैं साहब 31वां क्वेश्चन। जब किसी प्रतिरक्षा बल का विपरीत दिशा में लगाया जाता है, जब किसी प्रतिरक्षा बल को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण डैश होगा। जब किसी प्रतिरक्षा बल को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण डैश होगा। फटाफट कमेंट करके बताओ। प्रतिरक्षा बल को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो बिल्कुल सही है सर। कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। बोलो भाई कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। 32वां देखते हैं अपन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु के स्थिर या एक समान गतिशील वस्तु को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। कौन सी भौतिक इकाई बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, फटाफट कमेंट करके बताओ। कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति को बदलती है। कौन बदलता है, बल बदलता है भाई। कौन बदलता है, बल बदलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 32वें नंबर का। प्रतिबल का प्रभाव निम्न में से किस पर निर्भर करता है। प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है, बताओ भाई, देखिए कमेंट करके। प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है। शाबाश, कुछ बच्चों का सही है। देखो प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल कुछ भी नहीं होता। प्रतिबल का होता है बल बटा क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है प्रतिबल का। इसकी इकाई भी ऐसे निकलती है, बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रतिबल की इकाई है। तो यह किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है।
प्रतिबल किस पर निर्भर करता है भाई? क्षेत्रफल पर निर्भर करता। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल की गणना कीजिए। प्रयुक्त बल की गणना कीजिए, ठीक है ना। आप लोग इसे कमेंट करके बताओ, फिर मैं देखता हूं इसे। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है भाई, करते रहो आप लोग। एफ बराबर क्या है? एम गुना ए है। एफ बराबर क्या है? एम गुना ए है। एम की वैल्यू कितनी है सर? एम की वैल्यू है 5 kg। बिल्कुल सही है। ए की वैल्यू है क्या? नहीं है। तो ए निकालोगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी। अंतिम वेग कितना है? 7। प्रारंभिक वेग कितना है? 4 अपॉन टी कितना है? 2, ठीक है ना। तो 3/2 तो कितना हो जाएगा? 1.5। तो इसको गुना कर देना 1.5 से, तो ये कितना निकल कर आएगा? ये आ जाएगा एग्जैक्ट मान 7.5 न्यूटन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होता है, असमान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होता है, पृथक बल होते हैं। फटाफट कमेंट करके बताओ। दो पिंडों के बीच में जो बल लगता है उनकी क्या स्थिति होती है? रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है सर ये, ठीक है ना। रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये। बताओ कमेंट करके आप लोग, जो बल लग रहा है ना उसकी क्या स्थिति है? देखो उसकी क्या स्थिति होती है। बल जो है ना, बल समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। बिल्कुल सही है। दो पिंडों के बीच में जो बल लगते हैं ना, ये समान और विपरीत दिशा में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। ये हमेशा कंडीशन होती है जो बल में लागू होती ही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया किसकी वजह से होती है? जड़त्व की वजह से, संवेग की वजह से, दान की वजह से, बल की वजह से। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया किसकी वजह से संभव होती है? छत्तीसवें में बताओ भी कमेंट करके। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया किसकी वजह से संभव होती है? बल की वजह से संभव होती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 37 में देखो, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा स्थानांतरित होती हो, जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती हो, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती हो, जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होती हो। बताओ भाई। नकारात्मक बल, नकारात्मक बल। (37) बिल्कुल सही है। सभी बच्चों का सही है। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो तो वो नकारात्मक बल होता है, नकारात्मक कार्य होता है। और जब बल की दिशा में होता है ना तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। इसी को अपन बोलते हैं सकारात्मक कार्य। क्या बोलते हैं भाई? सकारात्मक कार्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल कितना होगा? बताओ भी कमेंट करके। समान बल है, फटाफट कमेंट करके बताओ। समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं। बिल्कुल सही है। एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में होते हैं तो कौन सा बल आ जाएगा? शून्य बल आ जाएगा। जब दो समान बल एक पिंड पर, जैसे देखो ये पृथ्वी है, अरे यहां पर मैंने पहले देखा था ये वस्तु है, ठीक है ना। इधर से भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर से भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इस स्थिति में जो परिणामी बल होता है ना, परिणामी बल, ये ध्यान रखा करो आप लोग। इस स्थिति में कौन सा बल होता है? परिणामी बल। वो हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई भी डैश न लग रहा हो, आवेग न लग रहा हो, बल, जड़त्व और दाब। देखो बल के कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं घुमा फिरा कर। 39 बिल्कुल सही है। जब इस पर क्या नहीं लग रहा हो? बल नहीं लग रहा हो। तो बल नहीं लग रहा हो तो वह सतत गति से क्या करती है? गति करती है। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का,
40वां क्वेश्चन, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो वह वस्तु के वेग को 4 मीटर से 6 मीटर तक बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताइए। मतलब बल ही ज्ञात करना है और आपको कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान दो इधर, बिल्कुल सही बताया कुछ बच्चों ने। एफ बराबर क्या होता है, एम गुणा ए। तो ए बराबर क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी। अंतिम वेग कितना है 6, प्रारंभिक वेग कितना है 4 अपॉन टी कितना है, टी है 3 सेकेंड। तो ये जाएगा 2/3। तो 2/3 को कैंसिल करोगे तो 0.6 के लगभग आ जाएगा ये, ठीक है ना, 6-7 के लगभग आ जाएगा। और इसको जब अपन एम कितना है अपना 8, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे बताओ ये लगभग कितना मान आ जाएगा। तो ये लगभग कितना मान आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 5.35 के लगभग, 5.33 के लगभग, ठीक है ना, 5.33 न्यूटन के लगभग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब आज जो अपन ने क्वेश्चन लिए हैं ना, टोटल कितने क्वेश्चन लिए हैं, 40 क्वेश्चन लिए हैं। तो आज जो वीडियो नहीं लगभग 1 घंटे का बन चुका है। तो इसमें अपन प्रकृति के मूलभूत बलों को मैं अब नहीं लूंगा, ठीक है ना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि उनके क्वेश्चन खूब हैं। तो मैं अगला जो वीडियो कल ही लेके आ जाऊंगा आपके लिए, इसमें प्रकृति के मूलभूत बल होंगे, ठीक है ना, और प्लस इसके बाद में है ना मैं ले लूंगा उनके अभिकेंद्रीय बल। उसी वीडियो में अपन कल वाले क्लास में ले लेंगे अभिकेंद्रीय बल प्लस अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल प्लस अपकेंद्रीय बल। ये जो है ना ये होगी अपनी अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास यही होगी अपनी, नेक्स्ट क्लास अपनी यही होगी, ठीक है भाई। तो तब तक के लिए धन्यवाद। बिल्कुल तैयारी रखो, प्रकृति के मूलभूत बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, इनके जो भी आपके पास थ्योरी है ना उनको क्लियर करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।